मैं दिलीप नामदेव। आज हम अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे। इसमें जैविक घटक के बारे में विस्तार पूर्वक, किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, इन सभी को पढ़ेंगे। तो जैविक कारक के बारे में देखें अपन। जैविक कारक 3 प्रकार के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। उत्पादक अभी नहीं, अभी मेरी क्लास चल वे जैविक कारक होते हैं जो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात जिनमें भोज्य पदार्थ निर्मित होता है। अभी नहीं, सारे पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के लिए, सारे जैविक कारकों के लिए। तो उत्पादक की श्रेणी में समस्त आधे घंटे बाद तो सभी पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अपने स्वयं के लिए और अन्य जैविक कारकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। तो वे उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादक में पेड़ भी होंगे, उत्पादक में वृक्ष भी आते हैं, झाड़ी भी, शाक भी आ सकते हैं और हरे सूक्ष्म जीव भी आ सकते हैं, जैसे शैवाल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सभी उत्पादक का कार्य करते हैं, जिनके अंदर भोज्य पदार्थ निर्मित होते हैं। और भोज्य पदार्थ निर्मित कैसे होंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग होगा। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा ही सारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का भोजन का निर्माण होता है, अर्थात उनका जीवन सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर करता है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सभी शाकाहारी होंगे। क्यों शाकाहारी होंगे? क्योंकि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, अर्थात पौधों के कुछ भागों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे घास, पत्तियां या शाखाएं पौधों की, जो इनका भोजन बनते हैं। तो वे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। तो इस श्रेणी में उन जीवों को लिखा जाएगा जो शाकाहारी हैं, जैसे खरगोश है, बकरी है, गाय है। ये सभी प्रथम श्रेणी उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो इसमें मांसाहारी जीव होंगे, अर्थात ऐसे जीव जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे वे मांसाहारी होंगे और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। इसमें बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे उपभोक्ता होंगे जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लें, अर्थात वे मांसाहारी होंगे। हाँ, तो ये भी कैसे हुए?
हाँ मांसाहारी। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता ये मेरे को भी मांसाहारी पूछना होंगे। पड़ेगा। और इसमें उदाहरण हम ले बड़े सकते भैया हैं, संभालते हैं ये सब। हाँ शेर है, सांप सर है, हम अभी ऑटो चलाते हैं अजगर, तो ये सभी बाज भी हैं। और यहाँ ऑटो चल नहीं रहे तो हम अभी कैसे पे ये सभी जीव तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। चल रहे हैं तो इतनी कमाई नहीं है। तो यहाँ पे हम हम देखें खुद खा जैविक कारक में उत्पादक, के पैसे। उपभोक्ता, तो जो अपघटक हैं उसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, हाँ तो जीवाणु, इतनी कमाई भी कवक या अन्य सूक्ष्म जीव जो कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पौधों के लिए या उत्पादकों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात पौधों के काम आते हैं, पौधों की के लिए उपयोगी होते हैं। क्योंकि मिट्टी से ये उत्पादक या पौधे खनिज पदार्थ अवशोषित करते अरे हैं। इंडिया बुल्स वालों तो को। खनिज पदार्थ के साथ वे रासायनिक पदार्थ जो अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, वे भी पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और इस अपघटन की क्रिया में बनी गैसें वातावरण में स्वतंत्र हो जाती हैं, पर्यावरण में स्वतंत्र हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। तो प्राकृतिक कौन से होते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो जो प्रकृति में उपस्थित हैं, प्रकृति में पहले से बने हुए हैं, जैसे वन है, तालाब है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक कहलाते हैं। और मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं पारिस्थितिक तंत्र, तो वे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहलाते हैं। जैसे बगीचे हैं, एक्वेरियम है, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित, या खेत हैं जहाँ बंजर जमीन थी, मनुष्य ने वहाँ पर पौधे उगाना शुरू कर दिए या खेती करना शुरू कर दी, घास के मैदान बना दिए। तो इस तरह के जो पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं कृत्रिम। एक बात और है, एक्वेरियम है, उसकी सफाई करना क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि एक्वेरियम में मछलियाँ होती हैं और छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए जाते हैं, जलीय पौधे ऊपर उपस्थित होते हैं, लेकिन वहाँ पर सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होते। अगर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते तो वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते, जिससे वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की या एक्वेरियम के पारिस्थितिक तंत्र की सफाई रहती, तो सफाई करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहती। लेकिन एक्वेरियम की सफाई करना जरूरी है, क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थ वहाँ पे अपघटित नहीं हो पाते। अब पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ज्ञान, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो एक साइंटिस्ट लिंडमान, तो उन्होंने एक रूल दिया था 10% रूल। तो अब हम देखते हैं कम ना हो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है। तो सूर्य की ऊर्जा जिसका उपयोग हम सब जीव और पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधों का जीवन, मनुष्य का जीवन और समस्त जीव जगत का जीवन सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है, उसका कुछ भाग, लगभग 1 या 2% भाग मात्र पौधे उपयोग करते हैं। और पौधे इस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात
ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जो पौधों के शरीर के अंदर स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। और ऊर्जा का लगभग 98 to 99% भाग, 98 से 99% भाग वातावरण को या पृथ्वी को गर्म करने में उपयुक्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से 1 या 2% ऊर्जा जो पौधों के शरीर के अंदर अवशोषित होती है सूर्य के प्रकाश की, उस ऊर्जा के उपयोग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और भोज्य पदार्थ बनता है। तो पौधों के अंदर जितना भोज्य पदार्थ का निर्माण हुआ है, जितनी ऊर्जा है, उसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं भोजन के रूप में, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों के ऊपर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इनसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन के रूप में यह ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ताओं के शरीर के अंदर चली जाती है। तो जितनी ऊर्जा पौधों के अंदर संचित होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में, उसका 90% भाग पौधे अपने जैविक कार्यों में कर लेते हैं और वातावरण को भी गर्म करने में या शरीर को सुचारू रूप से चलाने में उपयोग कर लेते हैं। 10% ऊर्जा को प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण कर पाते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इनके शरीर में जितनी संचित ऊर्जा होती है उसका 10% भाग अर्थात 10% ऊर्जा को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। शेष 90% ऊर्जा इन प्राथमिक उपभोक्ताओं की जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त हो जाती है या उतनी ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो इसी तरह से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भोजन बनते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इनके शरीर में उपस्थित जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा का 10% भाग ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता उपयोग में लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा उत्पादकों से भिन्न भिन्न पोषक स्तरों तक स्थानांतरित होते होते अंतिम पोषक स्तर तक पहुंचती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, अर्थात ऊर्जा में कमी होती है। पौधे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद अपघटक सूक्ष्म जीव इनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित करके उन्हें दोबारा मृदा में स्थानांतरित कर देते हैं और बाकी इस अपघटन की क्रिया के द्वारा जो गैसें उत्पन्न होती है वो गैसें वातावरण में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है। 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है एक पोषक स्तर से। ये जो नियम है 10% का नियम कहलाता है, जिसे लिंडमान साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था। तो अब हम देखते हैं इसी क्रम में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो पोषक स्तर पर किसी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों के मध्य संबंध को, और ये संबंध किस वजह से है? भोजन के लिए, तो इसे बोलेंगे भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषक स्तर पर सभी जीवों में जो संबंध होता है उस संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
और श्रृंखला इसलिए कहते हैं क्योंकि एक श्रृंखला बन जाती है। जैसा कि हम देखें कि उत्पादक जहाँ पे भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, जो उत्पादकों के अंदर या पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। उनकी स्वयं की जैविक क्रियाओं के लिए तो भोज्य पदार्थ काम करते ही हैं, लेकिन साथ में ये भोज्य पदार्थ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध होते हैं, जो पूरी तरह से पौधों के ऊपर अपने पोषण के लिए निर्भर करते हैं। तो इसमें सारे के सारे शाकाहारी जंतु आते हैं। तो इसमें उदाहरण दे सकते हैं हम बकरी। तो बकरी एक प्रथम श्रेणी का या प्राथमिक उपभोक्ता है, जो पौधों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करती है। बकरी से देखें तो द्वितीय उपभोक्ता। अब द्वितीय उपभोक्ता जब प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन लेगा, अर्थात बकरी से जो भोजन लेगा वो यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। और बकरी को कौन खा सकता है? अपन जानते हैं लोमड़ी, जहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं हम लोमड़ी का। तो लोमड़ी जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करेगी। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनती जा रही है। पौधों से भोजन बकरी ने लिया, बकरी से भोजन लोमड़ी ने लिया, और लोमड़ी को भोजन के रूप में उपयोग करेगा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता शेर हो सकता है। तो इस तरह से एक श्रृंखला निर्मित हो रही है। तो ये सभी पोषक स्तर है, इनका आपस में एक संबंध हो गया। किसके कारण संबंध हुआ? भोजन के लिए, पोषण के लिए। तो पोषण के कारण जीवों में जो संबंध हो रहा है, या भोजन के कारण भोजन ग्रहण करने की वजह से जो संबंध स्थापित हुआ जीवों के मध्य, उसे खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला कहती है। तो एक श्रृंखला बन गई, चैन बन गई। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और इस तरह से भोजन स्थानांतरित होते होते एक श्रृंखला का रूप धारण कर लिया। और एक चीज और हम जानते हैं कि यहाँ पर एक जीव की मौत दूसरे जीव के जीवन को प्रदर्शित करती है। अर्थात एक जीव का जीवन दूसरे जीव की मौत पर निर्भर करता है या उसके ऊपर आश्रित रहता है। जैसे यहाँ पर देखें, बकरी से जब लोमड़ी भोजन लेगी तो बकरी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसकी मृत्यु इसका जीवन, इसकी मृत्यु इसका जीवन। तो इस तरह से ये एक श्रृंखला चलती रहती है। दूसरी तरफ हम खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल में बहुत सी श्रृंखलाएं होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, घास पेड़ पौधों के अंतर्गत है, उत्पादक कहलाते हैं। इसको चूहे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। चूहे को बिल्ली भोजन के रूप में ग्रहण करेगी, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर। तो इस तरह से ये एक खाद्य श्रृंखला निर्मित हो गई, एक खाद्य श्रृंखला निर्मित हो गई है। एक खाद्य श्रृंखला ये जिसमें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता उत्पादक से भोजन ग्रहण करेगा, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और सर्वोच्च मांसाहारी जीव तो शेर। तो इस तरह से ये एक खाद्य श्रृंखला बनी। लेकिन इस खाद्य श्रृंखला का दूसरी खाद्य श्रृंखला से भी संबंध बन जाएगा, क्योंकि इस खाद्य श्रृंखला के जीवों को दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव भी भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर देखें, बकरी है, बकरी को शेर भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। बतख है, बतख को मनुष्य कर सकता है। खरगोश को लोमड़ी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। मुर्गी को बाज भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है यहाँ पे, और मेंढक को लोमड़ी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। बकरी को फिर यहाँ पे शेर कर सकता है, और खरगोश को भी शेर भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से एक जाल बन रहा है। घास से भी मुर्गी भोजन ले सकती है। कीड़ों को खरगोश
मेंढक भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ गई है। तो जुड़ने के बाद जो जाल निर्मित हो रहा है, जब एक खाद्य श्रृंखला दूसरी खाद्य श्रृंखला से संबंधित हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला में जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण एक दिशा के रूप में होता है, एक दिशात्मक होता है। जैसे पौधों से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, अर्थात पौधों से बकरी, लोमड़ी और शेर। यहाँ पे भी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण एक दिशा में होगा। तो जब ये दिशा में होगा, लेकिन इसके मार्ग अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, कीड़े से बतख, बतख से बाज, तो कीड़े से खरगोश और खरगोश से ये शेर। तो इस तरह से एक जाल के रूप में निर्मित हो गया ये सारी की सारी जो श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का रूप धारण कर ली। जटिल संरचना तो बन ही गई, साथ में इसमें जो पोषण का स्थानांतरण हो रहा है या भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, वो दिशात्मक होते हुए भी अलग अलग रास्तों से, अलग अलग मार्ग के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है, इसमें जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। जीवों की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में संबंधित हैं, उसके जीव एक दूसरे से भोजन के लिए संबंधित हैं, तो जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है यहाँ पे। कक्षा 10 विज्ञान हमारा पर्यावरण अध्याय से ओजोन परत और कचरा प्रबंधन के बारे में समझेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ मैंने 2 लेयर बना रखे हैं। एक क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर तक फैला रहता है, और उसके बाद समताप मंडल जो पृथ्वी से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्थित होता है। इसी समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। ओजोन को भी हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक लाभदायक ओजोन और एक हानिकारक ओजोन। तो जो समताप मंडल में लगभग 90% ओजोन होती है वो लाभदायक ओजोन होती है, और 10% ओजोन, या ऐसा कह सकते हैं ओजोन का 10% भाग क्षोभ मंडल में भी होता है, और ये हानिकारक ओजोन की परत कहलाती है। अब ये लाभदायक ओजोन की परत क्यों कहलाती है 90% जो समताप मंडल में है? क्योंकि ये ओजोन परत सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले मनुष्य या जीव जंतुओं को परावैंगनी किरणों से या परावैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाव हो जाता है। जो क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है, ये ओजोन पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस का भी कार्य करती है। वैसे मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, लेकिन ओजोन भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का कार्य करती है। मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना अति आवश्यक है जीवधारियों के लिए, मनुष्य के लिए, और समताप मंडल में अगर ओजोन उपस्थित है तो ओजोन लाभदायक है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, क्योंकि हमसे बहुत दूर होती है और उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, बल्कि ये हमें लाभदायक होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में ये परावैंगनी किरणें आ पाती हैं, जिससे परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से हमारी और जंतुओं की रक्षा हो जाती है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरह के दुष्प्रभाव परावैंगनी किरणों के द्वारा फैलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ओजोन का निर्माण समताप मंडल में किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के समावेश से बनती है, या ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के समावेश से ओजोन का निर्माण होता है। तो सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली परावैंगनी किरणें जो समताप मंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उस ऑक्सीजन को अपने परमाणुओं में तोड़ देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन ऑक्सीजन O2 से प्रदर्शित की जाती है, और ये ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की किरणें, जिसमें परावैंगनी किरणें होती हैं, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, इनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाती है।
अब ये ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के अन्य अणु के साथ मिलकर ओजोन या O3 बना लेते हैं, जो सेकंड समीकरण में, दूसरे समीकरण में अपन देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ओजोन का निर्माण हो जाता है समताप मंडल में। तो समताप मंडल में भी ओजोन पृथ्वी से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है, लेकिन इसका अत्यधिक घनत्व जो मैंने पिंक कलर से बनाया है समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के मध्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 से 35 किलोमीटर, पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओजोन दो प्रकार की देखी, लाभदायक ओजोन हमारे लिए और हानिकारक। तो जो समताप मंडल में ओजोन होगी वो लाभदायक होगी, और कारण अपन सब जानते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जो जीवों के लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसलिए इस 90% ओजोन को लाभदायक ओजोन भी कहते हैं। और जो क्षोभ मंडल में ओजोन का लगभग 10% भाग होता है, 10% भाग होता है, वो हानिकारक होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में जो ओजोन है, ओजोन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जीव, पेड़ पौधे और मनुष्य की इस अल्ट्रावायलेट रेज से या पराबैंगनी किरणों से रक्षा हो जाती है। इस चित्र में ये प्रदर्शित है 0 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर ओजोन पाई जाती है। तो ये ओजोन वाला भाग है जहाँ पर ओजोन लेयर उपस्थित होती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं ओजोन परत का क्षरण, अर्थात ओजोन परत किस तरह से नष्ट होती है। ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं और अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिनमें से फ्रिज, एयर कंडीशनर, AC, शेविंग क्रीम या अन्य, जिनमें एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन उपस्थित होते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य के लिए एक हानिकारक पदार्थ है, या एक ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रदूषक पदार्थ है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मनुष्य द्वारा निर्मित ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षोभ मंडल से होता हुआ समताप मंडल में पहुंचता है। तो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्लोरीन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन उपस्थित है, तो इस समीकरण में आप देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करती है और ऑक्सीजन और क्लोरो मोनोऑक्साइड बनाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, ओजोन के द्वारा ऑक्सीजन बन जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होती है, लेकिन समताप मंडल की ऑक्सीजन का हम उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमसे बहुत दूर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यदि ओजोन होती तो वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर सकती थी। तो इस तरह से ओजोन समताप मंडल में, ये समताप मंडल बनाया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये समताप मंडल है। तो समताप मंडल में ये ओजोन क्लोरीन से क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से ओजोन धीरे धीरे कम होती जाती है या खत्म होती जाती है, जिससे सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें समताप मंडल से होती हुई क्षोभ मंडल और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव या मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं, जिसके अनेक हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे त्वचा की बीमारियां, कैंसर भी, मोतियाबिंद जैसी आँख की बीमारी भी हो सकती हैं। ओजोन परत को यदि बनाए रखना है, रोकना है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना आवश्यक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकने के लिए सन 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं और शॉर्ट में UNEP भी कहते हैं। याद रखने योग्य बात है
तो इसमें सारे देश की सरकार ने फैसला किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम करेंगे। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी जगह कम उत्पादित होगा तो वातावरण में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम जाएगा और समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है। तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य की गतिविधियों द्वारा या मनुष्य के सुख सुविधा के लिए बनाई गई वस्तुओं से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है वो ओजोन परत तक पहुंच जाता है। ये मुड़े हुए तीरों के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर से होता हुआ, क्षोभ मंडल से होता हुआ ये ओजोन परत तक पहुंच जाता है या समताप मंडल तक पहुंच जाता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन यहाँ पर ओजोन को नष्ट कर देती है। इस तरह से ये कर्सर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ओजोन नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देती है, अर्थात ओजोन नष्ट हो जाती है। और जब ओजोन नष्ट हो जाती है तो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो विकिरण है, जिसमें हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस या पराबैंगनी किरणें, तो ये पराबैंगनी किरणें फिर यहाँ ओजोन परत जहाँ पर क्षय हो गई है ये, तो अल्ट्रावायलेट किरणें आना शुरू हो गई, पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रही हैं। और जहाँ पे ओजोन परत है ये, तो वहाँ पे ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। आप ध्यान से देखिए इस कर्सर को, इस जगह पे ओजोन परत समताप मंडल तक रुक गई, क्योंकि ओजोन परत ने इन पराबैंगनी किरणों को रोक लिया। और जिस स्थान पर ओजोन परत नष्ट हो चुकी है उस स्थान से ये पराबैंगनी किरणें नीचे आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने इस ओजोन परत को, इस स्थान की ओजोन परत को नष्ट कर दिया है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं ये ओजोन परत में होल। अंटार्कटिका जहाँ पर ओजोन परत बहुत पतली हो चुकी है, लगभग नष्ट हो चुकी है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है, कई परीक्षा में पूछ ली जाती है 1 नंबर में कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण या नष्ट किस स्थान पर हुई है, तो उसका जवाब है अंटार्कटिका।